मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमने सामान्य हिंदी का बेड़ा उठाया है, उसके अंदर सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे ही टॉपिक जो है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं अभी तक करवा चुकी हूँ, शिक्षा सारांश के जो है चैनल के ऊपर उपलब्ध है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, उसके अलावा काल के प्रकार, ये सभी टॉपिक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी जितने सारे टॉपिक्स हैं, ये अभी हमने पटवार भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का जो कोर्स करवाया था, उसी से उठाए गए टॉपिक हैं, यानी सेम टॉपिक है उसी परीक्षा के। तो वहाँ जाकर के जरूर देखें। और उस वीडियो के अंदर मैंने पूरे टॉपिक को डिटेल में समझाया है, नियम, उदाहरण सहित, और सुपर 50 PYQs भी आपके लिए उस वीडियो में करवा रखे हैं। इसके अलावा शिक्षा सारांश की टीम ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए ये जो बाकी बचे टॉपिक्स हैं, इनके सुपर इंपॉर्टेंट 50 PYQs मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो अगर आपने दोनों वीडियो को देख लिया, यानी मान लीजिए कि संधि का टॉपिक जो है आपने पटवार भर्ती परीक्षा वाले प्लेलिस्ट में से देख लिया, और फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के PYQs को भी देख लिया, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपकी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि पिछली बार देखा गया कि पटवार भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न थे वहीं से उठाए गए थे। तो चलिए इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए, ना सिर्फ चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए, क्लर्क ग्रेड 2 परीक्षा के लिए, SI की परीक्षा के लिए, और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए। जब भी आप किसी कार्यालय में नियुक्ति पाते हैं, भले वो 2nd ग्रेड की परीक्षा हो, 3rd ग्रेड की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये सभी भर्ती परीक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं, कार्यालयी पत्र। देखिए, सबसे पहले हमारे सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि कार्यालयी पत्र से संबंधित ज्ञान, यानी कार्यालयी पत्र होता क्या है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। देखिए, मैंने जब भी किसी टॉपिक को आपको समझाया है, तो उसके नाम को मैंने आपको जरूर समझाया है। तो देखिए, कार्यालय, जिसे आप इंग्लिश में ऑफिस कहते हैं, सामान्य हिंदी में दफ्तर कहते हैं, ये जो शब्द है हिंदी भाषा का मूल रूप से शब्द नहीं है। ये कार्यालय शब्द जो है, ये एक विदेशी शब्द है। और ये कौन सी भाषा का है? तो कहा जाता है कि ये फारसी भाषा का शब्द है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम इसको समझ लेते हैं कि कार्यालय शब्द जो है वो फारसी भाषा का है, और पत्र शब्द जो है, ये पत्र शब्द कौन सी भाषा का है? ये है संस्कृत भाषा का। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो पढ़ाया था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, उसमें मैंने सभी शब्दों को, इंपॉर्टेंट शब्दों को मैंने आपको समझाया था। तो जिन भी छात्रों ने अभी तक नहीं देखा है, जाकर के जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करने का हर बार इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो शिक्षा सारांश चैनल है, ये आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाएगा, आपकी परीक्षा के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, देखिए, किसी भी दफ्तर के अंदर जो पत्र आपस में भेजे जाते हैं, देखिए, कार्यालय, अभी जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, वो भी किसी कार्यालय में ही हमें नियुक्ति देने वाला है। तो किसी भी कार्यालय के अंदर कार्य करने वाले कार्मिकों को वहां पे प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर लगाया गया है। आप समझते होंगे कि सामान्य हिंदी बहुत ज्यादा आपके कार्यस्थल पे काम आती है, इसीलिए ये सारे टॉपिक जो है वो आपके कार्यस्थल पे काम आने से रिलेट करते हैं, इसीलिए टॉपिक लगाए गए हैं। और कार्यालयी पत्र, ये ऑफिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जहां हम सरकारी दफ्तर में जब हम काम करते हैं, तो किसी सरकारी दफ्तर से दूसरे सरकारी ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर, किसी वार्तालाप को, किसी आदेश को, किसी अनुस्मारक को याद दिलाने के लिए, किसी कार्य की पूर्ति करने के लिए जिस पत्र व्यवहार का प्रयोग में लाते हैं हम, उसे ही हम कार्यालय पत्र कहते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट नोट्स और सुपर इंपॉर्टेंट PYQs, जो कि परीक्षाओं में, विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2011 से 24 तक,
वो सारे आपने के लिए कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो के अंदर अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि हमें टॉपिक दिए गए हैं, जैसे इस प्रकार से देखिए, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान में बहुत डिटेल में चीज आ जाती है, जो कि हमारी राजभाषा आयोग हिंदी ने जारी की है। मैंने उसी में से आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो सारे ही नोट्स बहुत ऑथेंटिक हैं। इसके अंदर कुछ भी गलत सूचना आपको नहीं दी जाएगी। जिस प्रकार देखिए हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, कार्यालय पत्र क्या होता है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। कितने प्रकार का होता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा और अर्धशासकीय पत्र के आगे लिख दिया इत्यादि। इत्यादि का मतलब ये सारे ही टॉपिक तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा भी जो 2-3 चीजें जो कार्यालयों में बहुतायत काम में ली जाती है, अधिक से अधिक काम में ली जाती है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कार्यालय पत्रों से संबंधित जानकारी। ये एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि ये औपचारिक है। औपचारिक शब्द जो है इसे हम अच्छे से जानते हैं। औपचारिक का अर्थ क्या होता है? ये फॉर्मल है। इंग्लिश में अगर बोलें तो ये फॉर्मल है, यानी औपचारिकताएं निभानी पड़ेगी। अगर आप किसी कार्यालय में काम करते हैं तो आप अनौपचारिक रूप से ना तो वहां जा सकते हैं, ना वहां वार्तालाप कर सकते हैं, ना वहां कार्य कर सकते हैं। तो ये पत्र का माध्यम है, जो कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जब किसी कार्यालय में जो पत्र काम में लिया जाता है वो औपचारिक पत्र है, और अनौपचारिक पत्र यानी जो आप अपने पिताजी को, माताजी को, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को या अपने मित्रों को जो पत्र लिखते हैं वो कौन से पत्र होते हैं? अनौपचारिक। तो इस प्रकार से ये नॉर्मली सा एक क्वेश्चन है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का पत्र है औपचारिक और दूसरे प्रकार का पत्र है अनौपचारिक। हमारे जो कोर्स के अंदर लगे हुए हैं वे सभी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये सारे ही कार्य जो हैं हमें ऑफिस में जाकर के करने हैं, तो औपचारिक पत्रों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कार्यालय पत्र एक औपचारिक पत्राचार का माध्यम है, जिसका प्रयोग मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने या प्राप्त करने हेतु किया जाता है। किसी भी ऑफिस के अंदर जो है कोई भी सरकारी निर्णय की सूचना अगर आपको देनी है या किसी विभाग से सूचना लेनी है, उसके लिए जिन पत्रों का कार्य किया जाता है उन्हें कहते हैं कार्यालयी पत्र। ये जो कार्यालयी पत्र हैं इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन समझ रहे हैं, सरकार का आंतरिक प्रशासन जो कि सभी ऑफिसेज से जुड़ा हुआ है, उसमें सूचनाओं के आदान प्रदान, ये सारे जो ऑफिस हैं इनमें सूचनाएं देनी है या लेनी है, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्यवाही भी इसमें शामिल होती है, और उसमें सहमति प्राप्त करने वाली सरकार की नीतियां और निर्णय, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, सरकार के जितने भी निर्णय हैं, वे सभी कार्यालयी पत्रों के माध्यम से ही प्रकाशित किए जाते हैं और सभी कार्यालयों में प्रेषित किए जाते हैं, तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्यालयी पत्र का उपयोग क्यों किया जाता है ये आपने समझ लिया। चलिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए, सरकार की नीतियों को, निर्णयों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, सभी कार्यालयों तक पहुंचाने के लिए हम कार्यालयी पत्रों का प्रयोग करते हैं। ये जो कार्यालयी पत्र है इसमें से क्या प्रश्न आते हैं? इसमें आते हैं एक तो प्रारूपगत प्रश्न। प्रारूप यानी फॉर्मेट क्या है इसका, कौन सी चीज कहाँ लिखी जाएगी, दिनांक कहाँ लिखी जाएगी, स्थान कहाँ लिखा जाएगा, कार्यालय का नाम कहाँ लिखा जाएगा, विषय किस जगह स्थान पर लिखा जाएगा, ये सभी प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और प्रयोगगत विभिन्नता, क्योंकि ये जो कार्यालयी पत्र हैं इनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है अलग अलग स्थानों पर, इसके कारण पत्राचार के विविध रूप होते हैं, जैसा कि हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है, और हमें ये सारे ही पत्रों के स्वरूप पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला है सरकारी पत्र, स्मरण पत्र, पावती, अंतरिम उत्तर। हालांकि ये सारे टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। पृष्ठांकन, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, आदेश, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, संकल्प, अंतर विभागीय टिप्पणी, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस टिप्पणी, विज्ञापन और निविदा। देखिए, इतने जो टॉपिक हैं ये हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें से मोस्ट ऑफ टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर लिखे हुए हैं, और कुछ 2-3 टॉपिक जो है वहां नहीं लिखे हुए हैं, वहां पे लिख दिया था इत्यादि।
इत्यादि शब्द से ये समझ में आ जाता है कि उससे रिलेट करने वाले 2-3 टॉपिक जो बच रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिकली पढ़ लेने हैं, क्योंकि उनमें से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपके वहां पे नहीं लिखा हुआ है स्मरण पत्र, ठीक है ना, अनुस्मारक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत 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 बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए हमें ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, सरकारी पत्र जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर एक बहुत जरूरी चीज आ जाती है, उसका नाम है मसौदा। मसौदा लेखन। अब ये मसौदा शब्द जो होता है ये अंग्रेजी के अंदर ड्राफ्ट शब्द से जाना जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में इसे ड्राफ्ट कहा जाता है। या देखिए क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मसौदा लेखन से पूर्व अनेक औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। आपको किसी भी पत्र को लिखना है तो उस पत्र को लिखने से पूर्व आपको उसका मसौदा तैयार करना है, उसका कार्यसूची तैयार करनी होती है। किसी आवती, अब देखिए कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर आएंगे जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आवती शब्द का अर्थ क्या होता है? आने वाले पत्र। किसी भी आवती यानी किसी सरकारी कार्यालय में दूसरे विभाग से या गैर सरकारी विभाग से या सरकारी विभाग से जो पत्र आ रहा है उसे आवती कहा जाता है, क्योंकि जो भी आवती आती है उसका जवाब देना बहुत जरूरी होता है। उस आवती को निपटाने से पूर्व उस पर टिप्पणी लिखनी होती है। जब वो आप उस पत्र को पढ़ लेंगे और उस पर टिप्पणी लिखेंगे कि ये मेरे कार्य क्षेत्र के भीतर है, मैं इस पर ये जो है कार्यवाही करूंगा, या अदरवाइज ये हमारे ऑफिस के कार्य क्षेत्र से बाहर है, हम इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, वो जो टिप्पणी लिखनी होती है जिसमें प्राप्त प्रस्ताव का विश्लेषण होता है, यानी जो भी प्रस्ताव आपको प्राप्त हुआ है, कार्य करने की जो आपको लिमिट दी गई है, उसमें संगत नियमों का उल्लेख, प्रावधान कि भाई आपने ये जो मांग उठाई है, मान लीजिए एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य ने जो है सरकारी विभाग को ये पत्र लिखा है, शिक्षा विभाग को, कि हमारे विद्यालय में शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है, तो इस प्रकार से आप उन शिक्षकों की कमी को पूरा करवाएं क्योंकि छात्रों की अध्यापन जो है वो बाधित हो रहा है। तो संगत नियमों का उल्लेख करते हुए अगर शिक्षक उपलब्ध होंगे तो उन्हें डेप्यूटेशन कर दिया जाएगा, या किसी दूसरे जो है जगह पर लगे हुए हैं, अधिक शिक्षक हैं, उनको दूसरे स्थान पर जहां कम शिक्षक है वहां लगा दिया जाएगा। तो संगत नियमों का उल्लेख करना जरूरी है कि इस नियम के तहत हमने इन शिक्षकों का जो है डेप्यूटेशन इस स्थान पर किया है। ये प्रस्तावित निर्णय और सुझाव दिया जाता है। ये जो सुझाव और प्रस्तावित नियम है ये हमेशा संगत नियमों के अनुसार ही बताए जाते हैं। इसके अनुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष मसौदा अनुमोदार्थ प्रस्तुत किया जाता है। जब पूरा मसौदा तैयार हो जाता है, ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, उसमें नियम भी है, उसमें सब कुछ बताया हुआ भी कि प्रस्ताव क्या आया था, वो किन नियमों के अधीन है, उन नियमों के अनुसार क्या कार्यवाही होनी चाहिए, ये सब बताने के बाद में वो पूरा जो लेटर है, सिर्फ एक पत्र जो है वो एक पेज का नहीं होता है, बहुत सारे पेजों का होता है। देखिए जब भी सरकारी कार्यालय में हम काम करते हैं तो हमें इन सब चीजों की अनुभव हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इसलिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि पत्र एक पेज का नहीं होता, उसके साथ में बहुत सारी और चीजें भी जुड़ी हुई होती है, संलग्नक जुड़े हुए होते हैं। तो मसौदा तैयार करते समय इन सब चीजों का मतलब मेंशन करना होता है कि इस नियम के तहत ये प्रस्ताव कार्यवाही के लायक है। ऐसे मामलों के संबंध में जिसमें बार बार कार्यवाही की जानी अपेक्षित होती है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे कि कुछ ऐसी लीगल डिमांड होती है जिनके बारे में बार बार किसी कार्यालय में पत्र आते ही रहते हैं, तो वो कार्यालय क्या करता है, एक पूरा फॉर्मेट, एक पूरा मसौदा बना के तैयार रखता है, उसके अंदर कुछ जगहों पर रिक्त स्थान रखता है, और जिस कार्यालय से संबंधित वो पत्र होता है उसका जवाब देने के समय उसमें वो भर के नाम, दिनांक, हस्ताक्षर करके वो सेम ड्राफ्ट जो है वो दूसरे कार्यालयों में भेज देता है। तो जब बार बार कार्यवाही की जानी अपेक्षित होती है तो उसे मानक मसौदा कहते हैं, और ये मानक मसौदे हर कार्यालय में उपलब्ध होते हैं, उन पर मसौदा अलग से तैयार नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वच्छ प्रति हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत कर दी जाती है, यानी वही कॉपी एक ऐसी कॉपी बना के रखते हैं जिसके अंदर कुछ चीजें रिक्त स्थान में रखी जाती है जिनको एट ए टाइम भर करके और समक्ष अधिकारी के सामने हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब देखिए जो मसौदा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कार्यालयी पत्रों की बात करते हैं तो मसौदा तैयार करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वो क्या होती है? मसौदे की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, निर्व्यक्तिक होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है इससे बहुत बार मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं मैंने ये ऑब्जर्व किया
कि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए उसी आधार पे बनाए कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो भी मसौदा हम तैयार करते हैं उसकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, क्योंकि लंबा चौड़ा आपको विवरण नहीं लिखना है कि आपने सुबह क्या खाया था, शाम को क्या, उससे अधिकारी को कोई लेना देना नहीं है। विषय जो है संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए और निर्व्यक्तिक, मतलब उसमें आपकी पर्सनल बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ विषय से संबंधित बात ही होनी चाहिए। इसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद में तार्किकता और क्रमबद्धता हो, तार्किक बात ही वहां पे लिखी जानी चाहिए और क्रमबद्ध रूप से, यानी आपके अगर कुछ 2-3 मांगे हैं तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ऐसा करके आपको उस पत्र को मेंशन करके भेजना है। मसौदा लिखते समय भारत सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप किसी सरकारी कार्यालय में पत्राचार के माध्यम से बातचीत करते हैं तो भारत सरकार के अनुदेश जो है कि किसी कार्यालय से आप क्या सूचना प्राप्त कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, इन अनुदेशों का पालन करना बहुत जरूरी है। लंबे और जटिल मामलों को सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें हमें डिटेल बतानी होती है, तो उन डिटेल मामलों के अंदर सारगर्भित बात लिख करके आपको उसको शॉर्ट करके किसी कार्यालय में प्रेषित करना है। मसौदे में प्रेषिती, अब देखिए प्रेषक क्या होता है, प्रेषिती क्या होता है, ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रेषक कौन होता है? पत्र भेजने वाला। आपको ये याद रखना है कि जो पत्र लिख रहा है, मान लीजिए अगर मैं किसी कार्यालय को पत्र लिख रही हूं तो प्रेषक मैं हुई, और जिस कार्यालय में मैं भेज रही हूं, जिस अधिकारी के समक्ष ये भेजा जा रहा है, वो पत्र प्राप्त करने वाला। तो देखिए जो पत्र भेजने वाला होता है वो प्रेषक होता है, और प्रेषिती किसे कहते हैं? पत्र प्राप्त करने वाले को प्रेषिती कहते हैं। के संगत संदर्भों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मसौदे में जहां तहां संदर्भ देने की आवश्यकता हो उसका उल्लेख भी बहुत जरूरी है कि ये संदर्भ, इस संदर्भ में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। मसौदा बनाते समय उपयुक्त हाशिया छोड़ा जाना बहुत जरूरी है। अब देखिए हाशिया क्या होता है? जब आप किसी पत्र को लिखते हैं तो मान लीजिए ये एक कागज है जिस पर आपको पत्र लिखना है, ये पत्र है आपका। मान लीजिए कि आपको शिक्षा विभाग को लिखना है तो सबसे ऊपर आप शिक्षा विभाग लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी होगी, हाशिया छोड़ना बहुत जरूरी है। हाशिया यानी कॉलम छोड़ना बहुत जरूरी है। जब आपका पत्र फलाना फलाना विवरण दिनांक सब कुछ हो जाएगा, जब पत्र के नीचे भी आपको जगह छोड़नी बहुत जरूरी है, जिस स्थान पर जो है इसे हाशिया कहते हैं, जिस स्थान पर सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्यालय क्या लिखेगा? अपनी टिप्पणी लिखेगा। तो किसी भी पत्र में ऐसा नहीं कि आपने पूरा पेज मतलब पत्र को लिखने से ही भर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको साइड में भी जगह छोड़नी है, नीचे भी जगह छोड़नी है, उसे हाशिया कहा जाता है, ताकि सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सके। पत्र बहुत ही इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और निर्व्यक्तिक होना चाहिए। हाशिया इसलिए छोड़ा जाना चाहिए ताकि उसमें सक्षम अधिकारी कुछ परिवर्तन करना है, कुछ टिप्पणी लिखनी है, हस्ताक्षर करने हैं, उन सब चीजों के लिए जगह छोड़ी जानी जरूरी है। उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मसौदे के अनुमोदन के पश्चात उसकी स्वच्छ प्रति तैयार करवाई जाती है। पहले ऐसा ड्राफ्ट बना लिया जाता है, सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वो यस बोल देते हैं तो उसकी मतलब कार्बन कॉपी या जेरॉक्स कॉपी बना के ऑफिस में रख ली जाती है। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर प्रस्तुत कर दी जाती है, ये मैंने बता दिया आपको। इसके पश्चात इसे प्रेषिती को जारी कर दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रेषक कौन होता है और प्रेषिती कौन होता है। पत्र भेजने वाला प्रेषक, और जिस कार्यालय को भेजा जा रहा है उसे प्राप्त करने वाले को कहते हैं, प्रेषिती को भेज दिया जाता है, और इसकी कार्यालय प्रति संबंधित में लगा दी जाती है। संबंधित कार्यालय के जो पत्र का प्रारूप का जो एक फाइल बनी हुई है जिसके अंदर सारे ही आवक और जावक पत्र रखे जाते हैं उसमें लगा दी जाती है। चलिए सहायक शब्दावली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इस शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हालांकि अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द एक अलग टॉपिक है, लेकिन पत्रों से संबंधित शब्द मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। और आप देख लीजिएगा कि इस बार भी परीक्षा के अंदर यहाँ से प्रश्न जरूर उठाए जाएंगे। कार्यालयी पत्राचार को कहते हैं ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। कार्यालयी पत्राचार को क्या कहते हैं? ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। कार्यालयी ज्ञापन को कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। औपचारिक को फॉर्मल कहते हैं, सबको पता है। अनौपचारिक को इनफॉर्मल कहते हैं।
कार्यालय आदेश को ऑफिस ऑर्डर कहते हैं, प्रयोजन को पर्पस कहते हैं, आदेश ऑर्डर, विविध रूप मिसैलिनियस फॉर्म्स, अधिसूचना नोटिफिकेशन कहलाता है, स्मरण पत्र रिमाइंडर। ये जो बात है ये इतनी बार पूछी गई है कि आप जान के हैरान रह जाएंगे कि ये एक ही प्रश्न जो है अधिसूचना को क्या कहते हैं, स्मरण पत्र को क्या कहते हैं, ये 10-10 बार परीक्षा में पूछा गया है, ना सिर्फ एक ही प्रकार की। मान लीजिए पटवार भर्ती परीक्षा थी, क्लर्क ग्रेड सेकंड थी, एसआई परीक्षा थी, या जेल प्रहरी परीक्षा थी, या सुपरवाइजर वुमन परीक्षा थी। मैं जिन भी परीक्षाओं का नाम ले रही हूँ और नहीं भी ले रही हूँ, सभी परीक्षाओं में ये जो शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने स्टार लगाए हैं। संकल्प रेजोल्यूशन को कहते हैं, पावती एक्नॉलेजमेंट, पावती किसे कहते हैं कि पत्र प्राप्त होने की सूचना ले लेना। जैसे मान लीजिए किसी सरकारी कार्यालय ने किसी दूसरे सरकारी कार्यालय को जब पत्र भेजा तो भेजने से पूर्व वो एक आवक जावक रजिस्टर होता है, उसके अंदर मेंशन करता है कि पत्र संख्या ये जो है इस सरकारी कार्यालय में भेजी गई। और जब वो पत्र वहां प्राप्त हो जाता है तो वहां पे भी एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर एंट्री होती है कि जो है अमुक कार्यालय से हमें ये पत्र प्राप्त हुआ। तो देखिए उसे कहते हैं पावती एक्नॉलेजमेंट। हर चीज रजिस्टर में लिखी जाती है, हर चीज का ब्यौरा होता है। अंतर विभागीय टिप्पणी इंटर डिपार्टमेंटल, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल नोट जो होता है उसे अंतर विभागीय टिप्पणी कहते हैं। अंतरिम उत्तर को कहते हैं इंटरिम रिप्लाई नोट। पृष्ठांकन एंडोर्समेंट होता है, जो कि पृष्ठ पत्र के नीचे पृष्ठांकन किया जाता है कि ये फलाना पत्र इस पेज संख्या पर जो है संकलित किया गया है। परिपत्र सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर या सेमी ऑफिशियल लेटर दोनों ही कहा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति प्रेस कम्युनिक्यू कहते हैं। प्रेस टिप्पणी प्रेस नोट कहलाता है। कलेवर या विषय वस्तु कॉन्टेक्ट कहलाता है, जो कि आप जो है पत्र का मुख्य जो हिस्सा होता है जिसके अंदर आप अपना विषय लिखते हैं। विज्ञापन को एडवर्टीजमेंट कहते हैं। आवती को रिसिप्ट कहते हैं। जब देखिए आवती को रिसिप्ट, जो कि आप जहां कहीं कुछ जमा कराने जाते हैं तो आपको रिसिप्ट जरूर मिलते हैं, तो वो जो आवती कहलाती है। निविदा टेंडर कहलाता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सक्षम प्राधिकारी को कहते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी। तार टेलीग्राम होता है। प्रेषिती यानी प्राप्त करने वाले को कहते हैं एड्रेसी। फैक्स होता है। अनुच्छेद पैराग्राफ होता है। प्रारूप ढांचा फॉर्मेट। हाशिया मार्जिन। मसौदा लेखन ड्राफ्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पत्र लेखन में। अनुदेश इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। ये सारे ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एकदम शुद्ध और सही शब्द हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पत्र है उसका नाम है सरकारी पत्र। इस सरकारी पत्र को कार्यालयी पत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सरकारी पत्र जो है, अब नाम से पता चल रहा है, ऑफिशियल लेटर है। कार्यालय से इतर व्यक्तियों, यानी एक कार्यालय में जो काम नहीं करते उससे अलग व्यक्तियों या संस्थाओं या राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, विदेश मंत्रालय कार्यालय में सूचना आदान प्रदान हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र जो है ये सभी दूसरे कार्यालयों में, विदेश मंत्रालयों में, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, विदेश मंत्रालय में जिन भी पत्रों के माध्यम से हम जो है बातचीत करते हैं उसे सरकारी पत्र या ऑफिशियल लेटर कहते हैं। अब कुछ मुख्य बातें जो परीक्षा में पूछी जाती है, हालांकि अगर हम डिटेल में पढ़े तो बहुत ही लंबा टॉपिक है। जो 395 पेज की पीडीएफ थी, मैंने उसमें से बहुत शॉर्ट करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं। भाषा इसकी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। 2 अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग वर्जित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी ऐसा शब्द आपको पत्र में प्रयोग में नहीं लाना है जिसके 2 अर्थ निकलते हों। शब्द सार्थक और संक्षिप्त और सरल होने चाहिए। विशेषता है कि उत्तम पुरुष मैं का प्रयोग इसमें कभी नहीं होता। कार्यालयी पत्रों के अंदर जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजे जाते हैं, ये इतनी बार परीक्षा में पूछा गया है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आगे आने वाले जो मैं PYQs करवाऊंगी तब आपको इस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि सरकारी पत्रों के अंदर कभी भी उत्तम पुरुष, देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था सर्वनाम, उस समय मैंने बताया था कि इस दुनिया में सबसे उत्तम कौन है, मैं। तो मैं शब्द जो है वो कार्यालयी पत्रों में प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि मैं वहां पे आप लिखेंगे जहां आप खुद की बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत पत्र अगर आप लिख रहे हैं किसी माता को, पिता को, मित्र को, तो आप मैं उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। लेकिन सरकारी कार्यालयों में कभी इसका प्रयोग नहीं होता। तो किसका प्रयोग होता है? प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रथम पुरुष एक वचन के शब्द होते हैं यह
और वह, ये और वे, इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र सरकार द्वारा व्यक्त सूचनाओं, निर्णय आदि की सूचना देते हैं। सरकार ने क्या निर्णय लिए, सरकार ने क्या सूचना जारी की, इसीलिए इसमें व्यक्त विचार और भाव सरकार के होते हैं, ना किसी अधिकारी विशेष के। आप कभी भी ये ना समझे कि किसी अधिकारी विशेष ने कोई पत्र जारी किया है। सरकारी पत्र हमेशा सरकार के भावों को प्रकट करने के लिए ही भेजा जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका प्रारूप हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे ऊपर क्या लिखना है, दाईं ओर क्या लिखना है, बाईं ओर क्या लिखना है। तो चलिए सबसे हम देख लेते हैं कि सरकारी पत्र के ऊपर सबसे और पहला नंबर पॉइंट होता है उसकी संख्या। पत्र संख्या लिखनी बहुत जरूरी होती है। फिर जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए यहाँ लिखा भारत सरकार। अब कौन से मंत्रालय की तरफ से ये पत्र भेजा जा रहा है, तो शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जिस भी मंत्रालय की तरफ से, जिस भी विभाग की तरफ से ये पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, उसके बाद में कार्यालय का नाम। तो देखिए सबसे ऊपर लिखी जाएगी संख्या, क्रम संख्या सबसे ऊपर पत्र में लिखी जाती है। उसके बाद में सरकार, जिस भी सरकार की तरफ से, राज्य सरकार है, भारत सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, मंत्रालय, विभाग और कार्यालय, यानी ये तीनों चीजें स्थान को बता रही है, स्थान चीजों को बता रहा है। उसके बाद में राइट हैंड साइड में दाहिनी तरफ आपको पता लिखना है और दिनांक लिखना है। फिर आपको लिखना है सेवा में। ये शब्द जो है इसके ऊपर भी बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। कार्यालय पत्रों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है? नहीं, सरकारी कार्यालयों में हमेशा पत्रों में सेवा में शब्द का ही प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पे जिस भी कार्यालय अधिकारी के नाम पे आप पत्र लिख रहे हो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर विषय, जो भी आपका विषय है पत्र का वो लिखना है। और संबोधन के रूप में आपको महोदय, महोदया या प्रिय महोदय आदि का प्रयोग करना है। इसके अलावा किसी भी शब्द का आपको प्रयोग नहीं करना है। कलेवर, कलेवर क्या होता है? जो विषय वस्तु है उसे कलेवर कहते हैं। इसके बाद में आपकी विषय वस्तु लिखी जाएगी। क्या आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, आप किस समस्या का समाधान चाहते हैं, आप किस बारे में बातचीत करना चाहते हैं। उसके बाद में अधोलेख, यानी ये भी राइट हैंड साइड में ही लिखा जाएगा। और अधोलेख में भवदीय या भवदिया, जो भी आप, अगर पुल्लिंग है तो भवदीय, स्त्रीलिंग है तो भवदिया। उसके बाद में हस्ताक्षर, आपका नाम और पद नाम। पद नाम यानी आप जिस पोस्ट पर हैं, जो पत्र लिखने वाले, उनका नाम। अब देखिए जब ये प्रारूप आपने पढ़ लिया तो इस प्रारूप में से इस बार भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने बहुत ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं। तो प्रारूप के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। इसमें जो संख्या है वो भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का नाम आदि क्रम से हाशिया छोड़कर पृष्ठ के मध्य में ऊपर लिखा जाता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। ये सब चीजें पेज के बीच में लिखी जाती है। हाशिया छोड़ दिया जाता है। हाशिया का अर्थ का मतलब यहाँ भी स्थान छोड़ दिया आपने, यहाँ भी स्थान छोड़ दिया। इस स्थान पर टिप्पणी करता कुछ टिप्पणी चाहे तो लिख सकते हैं। टिप्पणी अधिकतर नीचे ही लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या लिखना चाहे, दिनांक लिखना चाहे, कोई अनुस्मारक का नंबर लिखना चाहे, अनुस्मारक पत्र का नंबर लिखना चाहे, वो भी लिखा जा सकता है। तो ये बीच में लिखा जाता है। तत्पश्चात दाईं तरफ पता और दिनांक लिखते हैं। मैंने आपको बता दिया, राइट हैंड साइड में पता भी लिखा और दिनांक लिखी। सरकारी कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र में अधिकारी का पद नाम तथा निजी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रों के नाम से भेजा जाता है। जब आप किसी सरकारी कार्यालय में पत्र भेज रहे हैं तो आप उसके वाइस चांसलर, जैसे यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं तो विश्व कुलपति का जो नाम है, वाइस चांसलर का जो नाम है वो आपको लिखना पड़ेगा। और निजी व्यक्तियों को जब आप पत्र भेज रहे हैं तो उनका नाम और पता भी लिखना पड़ेगा। विषय, विषय में संक्षिप्त रूप से पत्र के मूल आशय का उल्लेख किया जाता है। मैंने बता दिया, स्पष्ट, सरल और संक्षिप्त होना बहुत जरूरी है। संबोधन में व्यक्तियों के लिए महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाना चाहिए। संस्थाओं, संगठनों के व्यक्तियों के लिए प्रिय महोदय और महोदया का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसी संस्था के अधिकारी को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रिय महोदय, महोदया लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए महोदय या महोदया। पत्र का मुख्य भाग अर्थात कलेवर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें विषय से संबंधित विचारों को क्रमिक रूप से लिखा जाता है। जो भी विषय है आपके जो भी पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट से लिखना है। आपको ऐसे भाषण नहीं लिखना है। आपको जितने भी बिंदु हैं उनको क्रमबद्ध रूप से लिखना है। उसके बाद में स्वनिर्देश यानी अधोलेख, अधोलेख यानी सबसे नीचे जो लिखा जाता है उसमें सामान्यतः भवदी या भवदिया का प्रयोग लिंग के अनुसार किया जाता है। यानी पत्र लिखने वाली अगर मैं हूं तो मैं भवदिया शब्द का प्रयोग करूंगी। अगर मेरे स्थान पर कोई पत्र लिखने वाला पुरुष होगा तो वो भवदीय शब्द का प्रयोग करेगा। निजी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र के मुख्य भाग के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है। सरकारी पत्र में किसी भी धन्यवाद शब्द का
प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने देखा सरकारी पत्र क्या होता है, भाषा कैसी होनी चाहिए, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम दूसरा पत्र जो पढ़ते हैं उसका नाम है अर्ध सरकारी पत्र। नाम से ही पता चल रहा है अर्ध सरकारी, सरकारी तो है लेकिन अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी का मतलब क्या है कि सरकारी पत्र तो कार्यालयों में भेजे जाते हैं, अधिकारियों को भेजे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण, मान लीजिए मैं किसी बहुत ही उच्च पद पर आसीन हूं और मेरी मित्र भी जो है वो भी बहुत उच्च पद पर आसीन है और हम दोनों को किसी विषय पर जो है वार्तालाप करना है, किसी विषय पर सुझाव लेना है एक दूसरे का, तो हम कौन से पत्र का प्रयोग करेंगे? अपने मित्र के कारण लिखे गए पत्र, मित्रता पूर्वक व्यवहार के कारण जो पत्र लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। राजपत्रित अधिकारियों के बीच, राजपत्रित अधिकारी आप समझ गए, गजेटेड ऑफिसर यानी फर्स्ट ग्रेड रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपस में जो लेटर लिखते हैं, किसी गैर सरकारी संस्थान के अधिकारियों के लिए जो लेटर लिखते हैं, यानी किसी टॉपिक पे सलाह मशवरा करना है, किसी पे सुझाव लेने हैं, तो जो आपस में राजपत्रित अधिकारी जिस पत्र का प्रयोग करते हैं उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अब इसके क्या मुख्य बात है? सामान्यतः समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान या जो है सुझाव के लिए समझ में आया आपको? मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है जो कहीं पर पोस्टेड है और दूसरे स्थान पर दूसरे आईएएस अधिकारी उसके साथ में ही बैच वाला ही है, उसका मित्र ही है, यहाँ उसे किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो वहां वो अपने मित्र जो है दूसरे आईएएस अधिकारी को क्या लिख सकता है? पत्र। और वो कौन सा पत्र होगा? अर्ध सरकारी पत्र। समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के आपस में जो होता है। जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना अपेक्षित हो, मान लीजिए कि किसी अधिकारी का ध्यान किसी मामले की तरफ नहीं आ रहा है तो उस समय भी अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग होता है। किसी विषय पर अधिकारी की निजी समझ के लिए कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, उस बारे में भी ये पत्र लिखा जाता है। अगला है पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय में कार्यवाही में अनावश्यक विलंब होने पर। मान लीजिए किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त हुआ और वहां पर पदासीन कोई अधिकारी नहीं है तो वो दूसरे कार्यालय के अधिकारी को उस कार्यवाही से सुझाव लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है, उसे भी अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अनावश्यक विलंब ना हो ताकि पत्र का जवाब देने में। स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर प्राप्त ना होने पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिमाइंडर लेटर आपने भेज दिया लेकिन फिर भी आपको जवाब नहीं मिला तो आपको अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करना है। भाषा की बात करें तो भाषा वही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया जाता है, यही एक फर्क है। अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष एकवचन यानी मैं का प्रयोग किया जाता है, जबकि सरकारी पत्रों में मैं का प्रयोग क्या होता है भैया? वर्जित। सरकारी पत्रों में तो वर्जित है लेकिन अर्ध सरकारी पत्र मैं से ही लिखे जाते हैं, यही डिफरेंस है और यही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आपको याद रखना है इन दोनों बातों को। चलिए, भाषा व्यक्तिक और मित्रवत होती है। ऊपर वाले सरकारी पत्र में हमने देखा था कि भाषा निर्व्यक्तिक होती है, उसमें किसी भी व्यक्ति का उल्लेख नहीं होता। यहाँ क्योंकि पर्सनल लेटर लिख रहे हो आप अपनी फ्रेंडशिप के आधार पर, समान स्तर के अधिकारियों के आधार पर, तो भाषा मित्रवत होगी और व्यक्तिक होगी यानी पर्सनल होगी। आपका सहयोग चाहता हूं, आभारी रहूंगा, कृतार्थ करें आदि क्रिया रूपों का प्रयोग होता है। आज्ञा या अनुरोध रहित वाक्य में किया जा रहा है, किया जा चुका है आदि का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि आप किसी से सलाह ले रहे हैं तो आपका सहयोग चाहता हूं, आपका आभारी रहूंगा, इस प्रकार से शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप के प्रमुख बिंदु क्या हैं? सरकारी पत्र का शीर्ष सामान्यतः मुद्रित होता है। यह अर्ध सरकारी पत्र है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। अर्ध सरकारी पत्र के अंदर, सरकारी पत्र के अंदर और अर्ध सरकारी पत्र में ये डिफरेंस होता है कि सरकारी पत्र में ज्यादातर मुद्रित नहीं होता है, इसमें मुद्रित होता है, पहले से टाइप किया हुआ होता है। मुद्रित अर्ध सरकारी पत्र में शीर्ष में अर्ध सरकारी पत्र संख्या सबसे ऊपर दाएं तरफ लिखी जाती है। उसमें जो सरकारी पत्र था उसमें संख्या जो थी सबसे ऊपर बीच में लिखी जा रही थी, इसमें संख्या कहाँ लिखी जाएगी? दाएं तरफ लिखी जाएगी। मुद्रित अर्ध सरकारी पत्र जो है शीर्ष में प्रतीक चिन्ह के दाएं तरफ भेजने वाले अधिकारी का पदनाम, दूरभाष, ईमेल का पता भी लिखा जाता है। जैसे मैं किसी दूसरे अधिकारी को अगर पत्र लिख रही हूं तो वहां पे मेरा नाम,
पता, मोबाइल नंबर, ईमेल का जो एड्रेस है वो भी मैं लिखूंगी। ये सब बातें उसमें लिखी जाएगी ताकि, और प्रतीक चिन्ह भी लगाया जाएगा। प्रतीक चिन्ह जिस प्रकार से हर कार्यालय का अलग अलग होता है वो भी लगाया जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र अधिकांश तथा आशुलिपि टंकण से टंकित करवा के भेजा जाता है। अधिकांशतः ये लेटर जो है कभी हाथ से नहीं लिखे जाते हैं, ये टाइपराइटर से टाइप करवा के भेजे जाते हैं। इसमें विषय और संदर्भ नहीं लिखा जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सरकारी पत्र में विषय लिखना बहुत जरूरी होता है और विषय के माध्यम से ही अर्थ स्पष्ट हो पाता है। इसमें विषय और संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। संबोधन हस्ताक्षर करता अधिकारी स्वयं करता है। हस्ताक्षर जो है, जो अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख रहा है वो खुद ही साइन करेगा। संबोधन में प्रिय या प्रिया या श्री या श्री माननीय या श्री माननीय, सुश्री, आदरणीय या श्री आदरणीय, सुश्री इत्यादि लिखा जाता है, क्योंकि वो आप पर्सनल रूप से लिख रहे हैं। आदरार्थ नाम के बाद वरिष्ठता क्रम में जो जी भी जोड़ा जा सकता है। क्या जोड़ा जा सकता है? मान लीजिए कि आप सीमा को लेटर लिख रहे हैं, कोई अधिकारी है सीमा, तो सीमा प्रिय जो है माननीय सुश्री सीमा जी। हालांकि जी का आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अर्ध सरकारी पत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हस्ताक्षर करता अधिकारी शुभकामनाओं सहित, सद्भावनाओं सहित अनेक शुभ सूचक वाक्यांशों को जोड़ सकते हैं लास्ट में। जैसा कि सरकारी पत्र में कहा था, किसी धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं शुभकामनाओं सहित, सद्भावनाओं सहित। अधोलिखित के रूप में आपका भवनिष्ठ, भवनिष्ठा, शुभेच्छा, शुभाकांक्षी आदि लिखा जाता है। वहां सिर्फ भवदीय, भवदीया का प्रयोग कर रहे थे सरकारी में। अर्ध सरकारी में ये सब शब्द ले सकते हैं काम में। अर्ध सरकारी पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, पता बाईं तरफ लिखा जाता है। ये भी परीक्षा में प्रश्न आया था कि ये नाम पता कहाँ लिखा जाता है। और सेवा में लिखना पूर्णतया वर्जित है। वहां पे सेवा लिखना जरूरी था और यहाँ सेवा में लिखना वर्जित है। वहां पे जो है सरकारी पत्रों में मैं का प्रयोग वर्जित था और अर्ध सरकारी पत्रों में मैं का प्रयोग जरूरी है। तो ये थोड़े से अंतर हैं, इस आधार पे हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन को अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। किसी भी विभागों, मंत्रालय, कर्मचारियों को सूचना देने या सूचना मांगने के लिए, सूचना देने के लिए, सूचना मांगने के लिए, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए, हमसे, मान लीजिए हम किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं और हमसे नीचे जो कार्यालय हैं उनसे पत्र व्यवहार करने के लिए, उनसे कोई सूचना मांगने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ये पत्र का प्रयोग दो मंत्रालयों के बीच नहीं किया जाता, जैसा कि मैंने आपको बताया अधीनस्थ मंत्रालयों के बीच किया जाता है। उससे नीचे लेवल के मंत्रालयों से कोई सूचना प्राप्त करनी है या कोई सूचना पहुंचानी है, उसके लिए इन पत्रों का, ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। अन्य मंत्रालय हो या विभागों से पत्र व्यवहार करने के लिए, विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने या सूचना भेजने के लिए इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। अब जैसा कि सभी की भाषा को आधार में रख के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखिए ये जो कार्यालय ज्ञापन का जो है ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष जिसमें सरकारी पत्र लिखा जा रहा था, यानी यह सूचित किया जाता है, वह बताया जाता है, यह और वह शब्दों का प्रयोग होता है, मैं का प्रयोग नहीं होता है। इसकी भाषा पत्र के समान आदेशात्मक नहीं होती। ये जो है सरकारी पत्र के समान ये इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है और ना ही अर्ध सरकारी पत्र की तरह मित्रतापूर्ण, दोनों प्रकार की भाषा नहीं होती है। इसकी भाषा में अनुरोध आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुरोध किया जाता है कि ये कार्य जल्द से जल्द करवाएं, तो ये होता है सरकारी ज्ञापन। सरकारी ज्ञापन को मेनली आपको जो है उसके नाम से याद रखना है, मेमोरेंडम या मेमो के नाम से याद रखना है। अधीन जो कार्यालय है वो अपने से अधीन कार्यालय के अंदर कार्यरत कर्मचारियों से कोई सूचना मांगने के लिए पत्र लिखता है। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। भाषा आदेशात्मक भी नहीं होती, मित्रतापूर्ण भी नहीं होती है, सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है और अनुरोध आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश को ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए, आंतरिक किसी कार्यालय के अंदर किसी आदेश को जारी करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी दोनों के लिए लिखा जाता है। किसी विभाग द्वारा किसी अधिकारी और कर्मचारी दोनों के लिए अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। सूचना परस भाषा का प्रयोग होता है। कार्यालय आदेश से समझ में आ रहा है। कार्यालय आदेश के महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारी दो अनुभवों के बीच काम के वितरण के लिए लिखा जाता है। अधिकारी के लिए भी लिखा गया है और कर्मचारी के लिए भी लिखा गया है, यानी दोनों के अनुभवों से मिलकर ये कार्य हो जाए, इसलिए आदेश लिखा जाता है। अधिकारियों या कर्मचारी का एक कार्यालय अनुभाग से दूसरे कार्यालय अनुभाग में स्थानांतरण या तैनाती के लिए भी कार्यालय आदेश निकाला जाता है। मान लीजिए किसी का ट्रांसफर कर दिया गया है, किसी को कहीं पे डेप्यूटेटेड कर दिया गया, प्रतिनियुक्ति कर दी गई है,
उस स्थान पे भी कार्यालय आदेश का प्रयोग होता है। आकस्मिक अवकाश व प्रतिबंधित अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी के साथ अन्य नियमित कार्यों के लिए लिखा जाता है कार्यालय आदेश निकलता है। मान लीजिए आप किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार की अगर छुट्टी ले रहे हैं, प्रतिबंधित अवकाश यानी जिन पर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी उसके लिए ऑर्डर नहीं निकलेगा, और आकस्मिक अवकाश यानी सीएल जो है उसके लिए भी ऑर्डर नहीं निकलेगा। तो किसके लिए निकलेगा? मान लीजिए आप मेडिकल पे जा रहे हैं, मेडिकल छुट्टी पे जा रहे हैं, या चाइल्ड केयर लीव पे जा रहे हैं, या अन्य किसी उच्च अध्ययन के अवकाश के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको मंजूरी देने के लिए जो पत्र निकाला जाता है उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। ठीक है, सीएल के लिए नहीं निकलेगा, लेकिन किसके लिए निकल सकता है? मेडिकल लीव के लिए निकल सकता है, सीसीएल के लिए निकल सकता है, या किसी अन्य प्रकार की छुट्टियों का ऑर्डर भी इसमें निकाला जाता है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है अंतर विभागीय टिप्पणी। अंतर विभागीय टिप्पणी को कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल नोट। ये भी पत्राचार का एक माध्यम है। इसका प्रयोग दो मंत्रालयों या संबंधित कार्यालयों के बीच में किया जाता है। नाम से पता चल रहा है अंतर यानी बीच में। अंतर का अर्थ क्या है? बीच में। विभाग यानी दो विभागों के कार्यालयों के बीच में जो पत्राचार किया जाता है। जब भारत सरकार के वर्तमान नियम, अन्य देशों आदि के बारे में स्पष्टीकरण, कोई कागज पत्र प्राप्त करने होते हैं, या विशेषज्ञ सक्षम अधिकारियों से किसी सुझाव, सहमति, स्पष्टीकरण या व्याख्या प्राप्त करने होते हैं, तो अंतर विभागीय टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। अंतर विभागीय टिप्पणी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो अन्य अंतर अलग अलग विभागों में काम में लिया जाता है। अन्य पुरुष शैली इसका लिखने की शैली होती है। अन्य पुरुष का मतलब आपको समझ जाना चाहिए। अन्य पुरुष का अर्थ क्या हो गया? आपको किन शब्दों का प्रयोग करना है? यह, वह, ये, वे, इस, उस। ठीक है, भाषा आदेशात्मक आज्ञात्मक नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता दिया ये किसके लिए काम होता है। किसी टॉपिक पे सुझाव लेना है, स्पष्टीकरण लेना है, सहमति लेनी है, उसके लिए काम में लिया जाता है। तो आज्ञात्मक तो भाषा हो ही नहीं सकती है। अनुरोध है, निवेदन है, स्पष्ट करें, कृपा करें आदि वाक्य संरचना का इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है पृष्ठांकन, जिसे एंडोर्समेंट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ये भी पत्राचार का एक माध्यम है। किसी कागज पत्र को मूल रूप में वापस लौटाना हो तो उसे पृष्ठांकन कहते हैं। जिस मूल रूप में आपके पास आया उसी वही का वही पेज आपसे वापस मांग लिया गया, तो उस लौटाने की प्रक्रिया को पृष्ठांकन कहते हैं। उदाहरण के रूप में लीजिए, आपके मंत्रालय के किसी सहायक ने वाहन अग्रिम के लिए आवेदन किया है। वाहन अग्रिम के लिए मतलब आप उसको वाहन खरीदना है, उसको लोन लेना है, उसके लिए आवेदन पत्र में कुछ स्थानों पर आवश्यक सूचना नहीं दी गई। आवेदन पत्र अपूर्ण है, अधूरा है। आपके पास फॉर्म तो आ गया, आवेदन पत्र तो आ गया है, लेकिन वो आवेदन पत्र अधूरा है। इस प्रकार का पृष्ठांकन लिखकर आवेदन पत्र प्रेषक को लौटाया जाता है। पृष्ठांकन यानी उस पर एक नोट लिखा जाता है कि ये जो आपने भेजी हुई सूचना है ये अपूर्ण है, तो आप इस सूचना को पूर्ण करके पुनः प्रेषित करवाएं। तो ये जो लेटर, जो मेन लेटर था जिसको हमने जो भेजने वाले को वापस भेज दिया, उसे पृष्ठांकन कहा जाता है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है अधिसूचना। अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहते हैं। बहुत बार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पत्राचार का एक ऐसा रूप है जो भारत के राजपत्र में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कहाँ प्रकाशित किया जाता है? भारत के राजपत्र में। अब राजपत्र क्या होता है? गजेट होता है, भारत का गजेट होता है, जो कि न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाता है। जो आप कभी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं रेगुलरली तो आपको पता होगा कि भारत का राजपत्र जो है गजेट नाम से निकला जाता है। ये प्रकाशित करवाया जाता है। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, आईएएस आरएस अधिकारियों की जो पोस्टिंग है, पदोन्नति, आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन की लिस्ट, ट्रांसफर की लिस्ट, प्रतिनियुक्ति, डेप्यूटेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देने की लिस्ट जो है ये राजपत्र में अधिसूचना के रूप में जारी प्रकाशित करवाई जाती है। सभी लोगों के सामने ये कार्य होता है। संविधिक नियमों और आदेशों की सूचना भी राजपत्र में अधिसूचना के रूप में दी जाती है। संविधिक यानी विधि पूर्वक जितने भी जो कार्य हैं वो सारे ही नियम और कानून राजपत्र में प्रकाशित होते हैं अधिसूचना के माध्यम से। शक्तियों को सौंपने की घोषणा भी अधिसूचना के रूप में राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। अगर शक्तियां जैसे प्रधानमंत्री जी चेंज हो गए या कोई बड़े पद पर कोई अधिकारी चेंज हो गया तो उसकी सारी शक्तियां दूसरे अधिकारी को जो ट्रांसफर की जा रही है, इसकी सूचना भी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। तो अधिसूचना नाम आते ही आपको भारत का राजपत्र याद आ जाना चाहिए। अधिसूचना का प्रारूप देख लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर भारत के राजपत्र, सबसे यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें अशोक चिन्ह बना हुआ होता है। ठीक है, अशोक चिन्ह बना हुआ होता है और खंड में प्रशासन के लिए लिखा जाता है। फिर बीच में अधिसूचना लिखा जाता है। इसके बाद में
यहाँ पे क्या लिखा जाता है? अधिसूचना। ठीक है, भारत का राजपत्र, उसके बाद में अशोक चक्र का चिन्ह, फिर अधिसूचना। इसमें किसी प्रकार का संबोधन अधोलेख नहीं होता है, कोई संबोधन नहीं, कोई महोदय नहीं, कोई महोदया नहीं। जिस अधिसूचना द्वारा सांविधिक नियमों आदेशों की घोषणा की जाती है उसके कलेवर के प्रारंभ में, कलेवर समझ गए ना, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट जो होता है, विषय वस्तु जो है, उसके शुरुआत में संविधिक आदेश संख्या, संविधिक संख्या दी जाती है कि इस आदेश के तहत ये बताया जाता है, सूचित किया जाता है। सामान्य सचिव, सामान्यतः सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। किसी भी विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव वही अधिसूचना जारी कर सकते हैं, यानी बहुत हाई लेवल के अथॉरिटी ही इसे जारी कर सकते हैं। अगला जो हमारा पत्र है उसका नाम है संकल्प। संकल्प भी अधिसूचना की तरह प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया जाता है। इसे रेजोल्यूशन कहते हैं। अधिसूचना और संकल्प का प्रारूप एक जैसा होता है, लेकिन संकल्प में संबोधन और अधोलेख नहीं होते हैं। इसमें भी संबोधन और अधोलेख नहीं होते हैं। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है परिपत्र, सर्कुलर। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। परिपत्र यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालय कर्मचारी से कोई सूचना मांगनी हो तो उन्हें किसी सरकारी आदेशों या अनुदेशक की सूचना देनी हो तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र यानी सर्कुलर। मान लीजिए किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर निकाला है तो पूरे ही विभाग के अंदर वो सारा ऑर्डर पहुंचाने के लिए परिपत्र, सर्कुलर जारी किया जाता है। अब किसी एक विषय किसी विद्यालय या प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य या अध्यापक के लिए वो अलग से जारी नहीं किया जाएगा। एक सर्कुलर जारी कर दिया मतलब कि वो सभी लोगों के लिए उस आदेश की पालना करनी बहुत जरूरी हो जाती है। यह प्राय आंतरिक होता है। आंतरिक यानी एक डिपार्टमेंट अपने अंदर जितने भी सारे ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज के अंदर ये भेजता है, तो ये आंतरिक होता है। इसका प्रयोग इस मंत्रालय या विभाग कार्यालय तक सीमित रहता है। मान लीजिए शिक्षा विभाग के तहत एक परिपत्र जारी हुआ है तो शिक्षा विभाग के कार्यालयों में ही काम में लिया जाएगा, विद्यालयों में ही काम में लिया जाएगा। चिकित्सा विभाग में उसका कार्य नहीं है। एक मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के परिपत्र में दी गई हिदायतों को मानने के लिए अन्य मंत्रालय या कार्यालय बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है ना, बाध्य है, यहाँ माध्य नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अगर सर्कुलर जारी किया है तो वो जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको मानना कोई जरूरी नहीं है। और मेडिकल डिपार्टमेंट ने अगर कोई सर्कुलर जारी किया है तो वो मेडिकल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज और वहां काम करने वाले कार्यालयों के लिए ही है। परिपत्र का प्रयोजन सरकारी नियमों, अनुदेशकों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय से अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करना होता है कि भाई ये आदेश आया है, इसका आदेश के आपको पालना करनी है। इसीलिए इसे पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। पत्राचार का रूप क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इट इज लाइक अ ऑर्डर, ये एक ऑर्डर की तरह होता है और ये अपने अंडर में जितने भी ऑफिसेज हैं उनको सिर्फ सूचना देता है, उनसे वापस रिप्लाई नहीं मांगता कि आपको ये सूचना सही लगी या नहीं लगी, तो इसमें जवाब नहीं माना जाता है। तो इसलिए पत्राचार नहीं माना जाता, क्योंकि परिपत्र से किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा अनिवार्यतः नहीं की जाती। आपसे कभी पूछा नहीं जाता है, आपको सिर्फ मानने के लिए वो सर्कुलर दिया जाता है कि ये सर्कुलर आया है और इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। परिपत्र के संदर्भ में संबोधन और अधोलेख भी नहीं होता। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी। प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी सरकार के कार्यकलापों, नीतियों की व्यापक जानकारी जो है सामान्य जन को देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। जितने भी हम सब लोग हैं, हम सब लोगों के लिए सरकार की जितनी भी नीतियां और नियम हैं उनको जारी करने का जो माध्यम है सरकार का, वो है प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी। विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति एक ही चीज होती है। प्रेस विज्ञप्ति प्रेस रिलीज कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय समझौता, परीक्षा परिणाम, पदों को भरने के लिए विज्ञापन आदि का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति द्वारा किया जाता है। सभी को जानकारी है। जिस प्रकार से अभी आपने इस परीक्षा का फॉर्म भरा, उसके लिए पहले आपने विज्ञप्ति को आराम से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, उसमें कितने पद हैं, कौन सी कैटेगरी है, किस किस स्थानों पर कितने कितने पदों का विभाजन किया गया है, ये जो सारा डिटेल है सामान्य जनता के लिए सरकार के जितने भी नियम, नीतियां और परीक्षाएं हैं, परिणाम हैं, पदें हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, ये सब उसमें जारी किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति औपचारिक होती है, ऑब्वियसली सरकार की तरफ से जारी हो रही है तो औपचारिक होगी। इसलिए समाचार के संपादक को इसमें काट झांट वाक्य परिवर्तन, अतिरिक्त जोड़ने घटाने का अधिकार नहीं होता है। यानी जैसा सरकार ने प्रकाशित किया है वैसा का वैसा न्यूज़पेपर में पब्लिश होना बहुत जरूरी है। इसे ज्यों का त्यों समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।
प्रेस विज्ञप्ति में यह भी संकेत होता है कि इसे किस दिनांक को कितने बजे के पूर्व प्रकाशित न किया जाए। मान लीजिए कि सरकार की नीति है कि उस फलाना तारीख को ही ये प्रकाशित होना चाहिए, फलाना बजे ही प्रकाशित होना चाहिए, तो उससे पूर्व किसी भी न्यूज़पेपर वाले, समाचार पत्र वाले उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। सरकार के आदेश अनुसार जितने समय पर, जितने बजे वो प्रकाशित करने की अनुमति मिली है, उसी समय पे उसे प्रकाशित किया जाएगा और उसका भुगतान भी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने वाले द्वारा देय होता है। मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट की प्रेस विज्ञप्ति निकली है वो डिपार्टमेंट ही उसका पैसा भी भरेगा। अगला हमारा टॉपिक है प्रेस टिप्पणी, जिसे क्या कहते हैं, प्रेस रिव्यू या प्रेस कमेंट्री। प्रेस कमेंट्री, प्रेस टिप्पणी जन सामान्य की सूचना हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। ऑब्वियसली प्रेस जो है विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा रही है, टिप्पणी भी प्रकाशित की जा रही है, लेकिन ये औपचारिक नहीं होती। इसमें और उसमें फर्क क्या है? विज्ञप्ति जो है, ये जो विज्ञप्ति है और ये जो टिप्पणी है, इसमें क्या फर्क होता है कि विज्ञप्ति क्या होती है, औपचारिक होती है, और टिप्पणी क्या होती है, अनौपचारिक होती है। ठीक है। दूसरी बात, संपादक अपनी सुविधा के अनुसार इसे संपादित कर सकता है। ये विज्ञप्ति जो है इसमें संपादक क्या नहीं कर सकता, फेरबदल नहीं कर सकता, और इसमें कर सकता है, टिप्पणी में कर सकता है। इसके आकार को छोटा बड़ा कर सकता है, वाक्य की संरचना को बदल सकता है। संपादन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि टिप्पणी का आशय तिरोहित ना हो जाए। आप न्यूज़पेपर वाले इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो उद्देश्य है, वो बदलना नहीं चाहिए। इसका उद्देश्य केवल सूचना को प्रकाशित करना होता है। प्रेस टिप्पणी के प्रकाशन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। तो विज्ञप्ति और टिप्पणी में थोड़ा सा भेद है जो हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है निविदा, जिसे टेंडर भी कहते हैं और बिड भी कहते हैं। ये एक लिखित आमंत्रण या प्रस्ताव है। निविदा शब्द से लगभग सभी छात्र परिचित होंगे, जिसके माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी संस्थान किसी निर्माण कार्य, वस्तु की आपूर्ति, सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों और ठेकेदारों को आमंत्रित करते हैं। नगर निगम है, नगर पालिका है, उसमें निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अलग अलग स्थानों पर विद्यालयों द्वारा भी निविदाएं आमंत्रित की जाती है। किसी वस्तु को बेचना है, नीलाम करना है, किसी वस्तु को खरीदना है, किसी जगह का सड़क का निर्माण कार्य करना है या मरम्मत करनी है, उसके लिए सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएं दोनों से जो है आमंत्रण पत्र स्वीकार किए जाते हैं। यह एक औपचारिक प्रक्रिया क्योंकि सरकार के माध्यम से प्रकाशित हो रही है। अनुमानित लागत, समय सीमा, अन्य नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से इसमें बताई जाती है कि भाई इतने लाख का ये बजट है, आपको इतने लाख में ये सड़क का निर्माण करना है, ताकि कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जा सके। बहुत सारे लोगों से आमंत्रित की जाती है, आवेदन पत्र भरवाए जाते हैं, उसमें से जो कम लागत का होता है और जो सही सरकार के नियमों के अनुसार जो खरा उतरता है उसे वो टेंडर दिया जाता है। उद्देश्य क्या है देखिए इसका, निविदा का मुख्य उद्देश्य कम खर्च में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कार्य या सेवा प्राप्त करना है। जो कम खर्चे में बजट में काम कर देगा उसे टेंडर मिल जाएगा। निविदाएं आमतौर से दो प्रकार की होती है, पहला है सीमित और दूसरा है खुली। सीमित निविदा कहते हैं कम राशि के छोटे कार्यों के लिए, जिसका बजट छोटा होता है उसके लिए सीमित निविदा, और खुली निविदा अधिक राशि के बड़े और जटिल कार्यों के लिए, जो बहुत बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उनके लिए जो है खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्रकाशन की बात करें, निविदा का आमंत्रण आमतौर से समाचार पत्रों में किया जाता है। आप कभी भी आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, आपको उसमें निविदा जरूर मिल जाएगी। इसमें इच्छुक ठेकेदार और संस्थाएं इसके बारे में जान सकते हैं, अखबार में प्रकाशित होती है। प्रक्रिया क्या है, समाचार पत्र में निविदा सूचना का प्रकाशन होता है। धरोहर राशि जो है, धरोहर राशि रखी जाती है कि भाई इतने हजार आपको पहले जमा कराने पड़ेंगे, फिर आपको ये टेंडर प्राप्त होगा। इच्छुक निविदाकार को धरोहर राशि जमा करानी होती है। प्रस्ताव जमा कराना होता है। ठेकेदार अपनी शर्तों और लागत के साथ निविदा प्रपत्र जमा करवाते हैं कि ये कार्य हम इतने लाख रुपए में जो है ये कार्य पूरा करके आपको दे देंगे और इतने तारीख तक दे देंगे। सबसे उपयुक्त ठेकेदार का चयन किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, जो कम लागत में गुणवत्तापूर्ण कार्य करता है। लाभ इसका होता है पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, कंपटीशन बढ़ता है इससे। बेहतर आपूर्तिकर्ताओं का चयन होता है। उदाहरण के रूप में समझाया गया है, किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी नई सड़क के निर्माण के लिए निविदा जारी करना। मान लीजिए कहीं पे नई सड़क बननी है, उसके लिए सरकार निविदा जारी करती है और उसके बाद ठेकेदारों को आमंत्रित करती है। किसी कंपनी द्वारा किसी सेवा की आपूर्ति के लिए टेंडर मतलब आमंत्रित करना, कोई कंपनी है उसको सेवाएं चाहिए, वो भी टेंडर निकालती है।
निविदा एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के प्रस्ताव प्राप्त करते हैं। तो निविदा एक ऐसा माध्यम है जिसमें सरकार जो है अपने कार्यों के लिए कम लागत के अंदर गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने के लिए ठेकेदारों से ये निविदाएं आमंत्रित करती है। और अगला है हमारा अनुस्मारक या स्मरण पत्र, जिसे रिमाइंडर लेटर कहते हैं। यह वह पत्र होता है जो पहले भेजे गए किसी पत्र के अनुरोध या जवाब न मिलने पर, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है स्मरण पत्र। स्मरण का अर्थ क्या होता है? याद दिलाना। याद दिलाना। सरकार को हमने पहले उसके बारे में लेटर लिख दिया था कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो है बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, नगर पालिका को हमने लेटर लिखा था लेकिन वो साफ नहीं हुआ, तो हम उसको याद दिलाने के लिए जो दोबारा लेटर लिखते हैं, उस लेटर के अंदर हमें उस फर्स्ट वाले लेटर का क्रमांक आदि लिखना होता है। ये होता है स्मरण पत्र। प्राप्तकर्ता को कार्यवाही या उत्तर देने के लिए याद दिलाने के उद्देश्य से लिखा जाता है। याद दिलाना ही इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य बकाया भुगतान का अनुरोध करना। मान लीजिए बैंक जो है आपने उसको पूरी तरीके से लोन लिया और वापस नहीं चुकाया, तो उसके लिए भी रिमाइंडर लेटर भेज दिए। लंबित मामले में प्रगति के लिए याद दिलाना भी हो सकता है। अब इसके मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। किसी पहले भेजे गए पत्र या अनुरोध का उत्तर प्राप्त करने या किसी मामले में कार्यवाही करने को याद दिलाना। मेन उद्देश्य है किसी पहले भेजे गए लेटर को याद दिलाना। प्रसंग जब किसी पत्र का उत्तर समय पर नहीं मिलता। मान लीजिए कि आपने किसी विभाग को कोई पत्र लिखा और उसका उत्तर आपको नहीं मिला, तो वो विभाग क्या करेगा? मतलब दोबारा उस विभाग को लेटर लिखेगा और याद दिलाएगा कि हमने उस तारीख को ये लेटर लिखा था, उसका जवाब नहीं मिला। कोई मामला लंबे समय से रुका हुआ उसके लिए लिखा जाता है। स्वरूप, इसका प्रारूप मूल पत्र के समान होता है, सरकारी पत्रों के समान ही होता है, लेकिन विषय सामग्री थोड़ी संक्षिप्त होती है क्योंकि मेन चीज जो थी वो पहले वाले पत्र में आप लिख चुके हैं। आप सिर्फ यहाँ लिखेंगे कि इस क्रम संख्या के तहत मैं स्मरण पत्र के तहत याद दिलाना चाहता हूं कि ये कार्य अभी तक नहीं हुआ। संदर्भ, अनुस्मारक पत्र, ये देखिए इसका नाम भी याद रखना है, रिमाइंडर लेटर, स्मरण पत्र या अनुस्मारक, ये तीनों ही शब्द हमें याद रखने हैं। क्या शब्द हैं? अनुस्मारक या स्मरण पत्र या रिमाइंडर। ठीक है ना, इस चीज को आपको याद रखना है। पूर्व में भेजे गए पत्र का संदर्भ देना जरूरी होता है ताकि प्राप्तकर्ता को मूल मामले की जानकारी हो सके। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, किसी ग्राहक को बिल के भुगतान के लिए याद दिलाना या सरकारी विभाग को किसी आवेदन पत्र पर कार्यवाही के लिए प्रेरित करना। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको सभी सरकारी विभाग के अंदर कार्यालय पत्रों के जितने भी प्रकार थे वो सब समझा दिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो भी समझा दिए। अब हम कर लेते हैं विगत वर्षों की भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो 2024 से 21 में पूछे गए हैं। डेप्यूटी जेलर 2024 के अंदर क्या प्रश्न पूछा गया? निम्न में से पत्र का कौन सा प्रारूप है जो एक साथ एकाधिक अधीनस्थ कार्यालयों, अधिकारों, अनुभागों को प्रेषित किया जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया, एक साथ में अपने ही विभाग के सारे कार्यालयों को भेजने के लिए जिसमें उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की जाती उसे कहते हैं परिपत्र या सर्कुलर। क्या कहते हैं? परिपत्र या सर्कुलर। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है मतलब आपको क्या छांटना है? गलत। अर्ध सरकारी पत्र मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ऊपर। डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में पूछा गया है अर्ध सरकारी पत्र के बारे में, जिसको मैंने बताया था कि समान स्तर के रैंकिंग के जो अधिकारी होते हैं वो जो एक दूसरे से सलाह लेने के लिए मित्रतापूर्ण भाषा में जो लिखते हैं वो जो पत्र होता है अर्ध सरकारी पत्र होता है। इसमें विषय और संदर्भ लिखा जाता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इसमें संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है? बिल्कुल। भाषा व्यक्तिक और मित्रतापूर्ण होती है? बिल्कुल। उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही है। अर्ध सरकारी पत्रों में मैं शैली का प्रयोग किया जाता है और मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए समकक्ष रैंक के अधिकारी एक दूसरे को लिखते हैं, लेकिन इसमें विषय और संदर्भ नहीं लिखा जाता। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, ये भी डेप्यूटी जेलर में पूछा गया प्रश्न है। निश्चित समय के अंदर किसी पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र? मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे, जिसका नाम है रिमाइंडर लेटर, स्मरण पत्र या अनुस्मारक। देखिए जब आपको लेटर भेज दिया गया है लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला किसी कार्यालय से, तो उसको वापस से याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा एक कार्यालयी पत्र नहीं है? सीईटी की परीक्षा में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो विज्ञप्ति तो सरकारी कार्यालय से जारी होता है, अनुस्मारक भी होता है, अधिसूचना भी होती है, लेकिन निमंत्रण पत्र ये तो पर्सनल है, ये कोई सरकारी कार्यालयी पत्र नहीं है। निमंत्रण आप किसी शादी का, विवाह का
किसी फैमिली फंक्शन का अगर आप जो कार्ड भेज रहे हैं वो निमंत्रण पत्र, वो किसी सरकारी कार्यालय का पत्र नहीं है। कार्यालयी पत्रों के अधोलेख में, अधोलेख समझते हैं ना आप, अधोलेख यानी सबसे नीचे जो लिखा जाता है उसे अधोलेख कहते हैं। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कार्यालयी पत्रों में कौन सा शब्द होता है? या तो आप लिखते हैं भवनिष्ठ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और उसी का दूसरा रूप है आपका विश्वासी। प्रियवर नहीं लिखा जाता सरकारी पत्रों में, सेवा में लिखा जाता है लेकिन वो ऊपर लिखा जाता है, अधोलेख नहीं होता है, वो ऊपरी लिखित होता है, और महोदय जो है वो संबोधन होता है। आपको अधोलेख पूछा था तो यहाँ पे होगा भवनिष्ठ या आपका विश्वासी। छठा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। पत्र लेखन का प्रकार सीईटी की परीक्षा में पूछा गया, कौन सा ऐसा पत्र जो है नहीं होता है? पत्र लेखन के अंदर व्यक्तिगत पत्र होते हैं, व्यापारिक होते हैं, आधिकारिक होते हैं, लेकिन संक्षेपण और पल्लवन ये दोनों पत्र लेखन के प्रकार नहीं है। संक्षेप करना यानी समराइज करना, और पल्लवन करना यानी उसमें से मुख्य बात जो है निकाल के बताना, ये सरकारी पत्रों में नहीं होता, ये निबंध में होता है। तो आंसर हो जाएगा ए और ई। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता क्या है? सीईटी 2024 की परीक्षा में पूछा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है पत्र लेखन की, कि विचारों में दुरूहता आती है? बिल्कुल नहीं। दुरूहता यानी कठिनाई। विचारों में व्यंग्यात्मकता, मजाकियापन से लिखे जाते हैं? बिल्कुल नहीं। विचारों में क्रमबद्धता होती है? बिल्कुल। पॉइंट टू पॉइंट लिखे जाते हैं? बिल्कुल सही, यही आंसर है हमारा। विचारों अस्पष्टता भी बिल्कुल नहीं होती है। तो कार्यालयी पत्रों की विशेषता है कि स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, और विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा ऐसा पत्र है? निमंत्रण पत्र। अभी ऊपर बात हुई, देखिए रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो बार बार आने की संभावना रखते हैं। सीईटी 2024 में पूछा गया निमंत्रण पत्र एक सरकारी पत्र नहीं है, जबकि परिपत्र, ज्ञापन और अनुस्मारक तीनों ही कार्यालयी पत्र हैं। ये तीनों कौन से पत्र हैं? ये है कार्यालयी पत्र। हमें पूछा था कार्यालय पत्र नहीं है, तो आंसर हो जाएगा निमंत्रण पत्र। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी पत्र है? सरकारी पत्र यानी कार्यालयी पत्र है। तो देखिए, ज्ञापन एक सरकारी कार्यालयी पत्र है। परिचय पत्र बिल्कुल नहीं है। परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड, क्या ये सरकारी पत्र होता है? बिल्कुल नहीं। शोक पत्र, किसी दुख का समाचार सुनाने के लिए जो पत्र प्रकाशित किया जाता है वो भी सरकारी नहीं होता। और निमंत्रण पत्र भी सरकारी नहीं होता है। किसी शादी विवाह के लिए जो निमंत्रित किया जाता है वो भी सरकारी नहीं होता। ज्ञापन एक सरकारी पत्र होता है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यही का यही क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हुआ था डेप्यूटी जेलर की परीक्षा के अंदर। तो देखिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया था भवदीय या भवनिष्ठ, यहाँ पे भवदीय लिखा हुआ है, तो भवदीय हो सकता है या क्या हो सकता है? भवनिष्ठ हो सकता है, या क्या हो सकता है? आपका विश्वासी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन तीनों शब्दों का प्रयोग अधोलेख में किया जा सकता है सरकारी पत्रों में। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सीईटी 2024 28 सितंबर 2024, सीईटी 2024 22 अक्टूबर 2024। तो बताइए, एक प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, धड़ाधड़ रिपीट हो रहे हैं। इसमें भी अधोलेख पूछा है, इसमें भी अधोलेख पूछा है। कौन सा शब्द है? देख लीजिए, भवदीय। ऊपर भी भवदीय आया था, नीचे भी भवदीय आया है, तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। 100% प्रश्न जो है यहीं से आने की संभावना रहेगी। आप ध्यान रखिए, अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लिए, समझ लिए, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर देखना है। सबसे पहला देखिए, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। अब यहाँ पत्र लिखा है, पत्र। अब पत्र जो है कौन सा पत्र है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, कुछ नहीं लिखा है। तो पत्र में मैत्रीपूर्ण यानी अनौपचारिक पत्रों की बात कर रहे होंगे, हमें नहीं पता है मैत्रीपूर्ण भावना होती है। बिल्कुल, क्या लड़ाई के लिए थोड़ी ना लिख रहे हैं, मैत्रीपूर्ण भावना से ही तो लिखे जाते हैं। सरलता, संक्षिप्तता, सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और सादगी से भरे हुए होने चाहिए। तो दोनों ही जो उत्तर है वो सही है हमारे। तो आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। सीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? सीईटी 2024 27 सितंबर को पूछा गया था। तो कार्यालय ज्ञापन जो है सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऑर्डर होता है, तो ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली का याद रखना था कि यह और वह शैली में लिखा जाता है। 14वां नंबर प्रश्न सीईटी की परीक्षा में पूछा गया, देखिए, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं हैं।
आपको बताना है कि पत्र लेखन में कौन कौन सी चीजें काम में आती है। स्पष्टता काम आती है, बिल्कुल। सरलता आती है, बिल्कुल। क्लिष्टता, क्या कठिन होता है? पत्र लेखन कठिन होता है क्या? बिल्कुल नहीं। दुरूह, बिल्कुल समझ नहीं आया ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। संक्षिप्तता बिल्कुल होती है। तो ए, बी और ई जो लिखा हुआ है द पे ऑप्शन पे, तो यही हमारा उत्तर रहेगा। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाएं। अब देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे संलग्नक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन जो पत्र है उसके साथ में रिमाइंडर लेटर भी जोड़ दिया, कोई सर्टिफिकेट्स भी जोड़ दिए, कोई डिटेल इंफॉर्मेशन के कागज भी जोड़ दिए। ये सब जो जुड़े हुए चीजें हैं, संलग्नक का अर्थ क्या होता है? जुड़े हुए। यानी ये पत्र के साथ में जो जो मतलब डॉक्यूमेंट्स जोड़े जाते हैं उन्हें संलग्नक कहा जाता है। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। दोनों कथन को ध्यान से पढ़ना है। किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। बिल्कुल सही। किसी विभाग द्वारा अपने कार्यालय के कर्मचारियों के लिए जो आदेश निकाला जाता है, ऑर्डर जो है, ऑफिशियल ऑर्डर निकाला जाता है, उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है? बिल्कुल नहीं। सभी कार्यालयों में, विश्वविद्यालयों की जरूरी नहीं है, शिक्षा विभाग हो सकता है, चिकित्सा विभाग हो सकता है, मातृ कल्याण विभाग हो सकता है, किसी भी विभाग में अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय आदेश निकल सकता है, सिर्फ विश्वविद्यालय तक ये सीमित नहीं है। तो अ तो सही है, नंबर कथन 1 तो सही है, जबकि 2 गलत है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सत्य है किंतु 2 असत्य है। नंबर द नंबर हमारा आंसर सही रहेगा। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए प्रश्न वही रहेंगे, घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया का काम क्या होता है? रिमाइंडर लेटर, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये तीसरी बार रिपीट हो गया है, मैं आपको याद दिलाती रहूंगी कौन सा प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। अनुस्मारक शब्द जो है ये तीसरी चौथी बार प्रश्न आ चुका है। स्टेनोग्राफर में भी आ गया, डेप्यूटी जेलर में भी आ गया, सीईटी की परीक्षा में भी आ गया। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा था, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो उसे परिपत्र कहते हैं। बिल्कुल सही। परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलर, और सर्कुलर जो है एक साथ में पूरे डिपार्टमेंट को, एक एक अलग अलग जनों को नहीं भेजा जाता, पूरे डिपार्टमेंट को एक साथ भेजा जाता है। कोई आदेश है, कोई नियम है, कोई कानून है जिसकी जानकारी, उसे परिपत्र कहते हैं। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। कार्यालय आदेश में समय समय पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो नियम नए बन रहे हैं, उनकी सूचना दी जाती है, और परिपत्र जो है एक साथ में पूरे डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। तो दोनों ही सत्य है। तो हमारा जो है आंसर रहेगा कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के प्रकार बताइए। कार्यालय ज्ञापन है, संवेदना पत्र, किसी की शोक संवेदना पत्र जो है ये कार्यालय पत्र नहीं है। परिपत्र है, बिल्कुल है। अनुस्मारक भी है, और विवरण पत्र ये तो बिल्कुल नहीं है। विवरण पत्र यानी डिटेल इंफॉर्मेशन, आपका बायोडेटा, क्या ये कार्यालयी पत्र है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी कहाँ लिखा है? ये लिखा है स पे। तो स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ये पूछा गया था। देखिए किस प्रकार से प्रश्नों का स्तर है। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द क्या है? किसी भी अधिकारी को जब आप लेटर लिखेंगे, क्लर्क ग्रेड 2 में पूछा, तो आप क्या लिखेंगे? क्या प्रियवर लिखेंगे, भवदीय लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। विनम्र भी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे श्रीमान। श्रीमान लिखेंगे या श्रीमती लिखेंगे। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, ये भी क्लर्क ग्रेड 2 2024 में पूछा गया है कि कार्यालयी पत्र का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऐसा जो है टॉपिक है जो कार्यालयी पत्र से संबंध नहीं रखता है। अधिसूचना रखता है, परिपत्र रखता है, अनुस्मारक रखता है, जबकि समीक्षा ये कार्यालयी पत्रों से संबंधित अर्थ नहीं है। समीक्षा किसी विषय पर की जाती है, लेकिन कार्यालयी पत्रों पर कभी समीक्षा नहीं की जाती। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, अर्ध सरकारी अर्ध शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अर्ध सरकारी भी बोल सकते हैं अर्ध शासकीय को। ये 2nd ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, गलत ढूंढना है हमें। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि आप पर्सनल लेवल पर लिख रहे हो अर्ध सरकारी पत्र को। ये चौथी बार रिपीट हुआ है ऊपर से क्वेश्चन। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। बिल्कुल नहीं।
ये अर्ध सरकारी पत्र कौन सी शैली में लिखा जाता है? उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। प्राय समान स्तर के अधिकारी ऐसा पत्र व्यवहार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आंसर गलत ढूंढना था तो गलत है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, जबकि सही उत्तर होना चाहिए उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। कुछ डिटेल मैंने आपके लिए कलेक्ट की है। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य के संदर्भ में किसी खास मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने, विचार विमर्श करने, सहमति, स्पष्टीकरण, सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अर्ध सरकारी पत्र हमेशा उत्तम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। इसमें अभिवादन और संबोधन का विशेष महत्व होता है। तो ये आपने जान लिया कि अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। चलिए 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं। सभी सरकारी पत्र किस भाषा में लिखे जाते हैं? अन्य पुरुष में। जबकि अपन ने ऊपर पढ़ा कि सरकारी पत्र जो हैं, ये सरकारी पत्र, इनकी भाषा कौन सी होती है? अन्य पुरुष। और अर्ध सरकारी पत्र ये किस में लिखे जाते हैं? ये उत्तम पुरुष में। ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है। 24वां नंबर प्रश्न देखिए। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? निविदा टेंडर, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर मतलब बता दिया। सामान की आपूर्ति करवाना, बिल्कुल सही। निर्माण कार्य करवाना, सही। सामान की नीलामी करवाना, सही। उक्त सभी काम निविदा से करवाए जाते हैं। 25वां नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कार्यालयी पत्र का सही भेद नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऐसा पत्र है जो कार्यालय में काम नहीं आता। परिपत्र आता है, अधिसूचना आता है, स्मरण पत्र, रिमाइंडर लेटर भी आता है, जबकि आवेदन पत्र ये कार्यालयी पत्र नहीं है, ये आप पर्सनल किसी विभाग को भेजते हैं आवेदन पत्र। कार्यालयी पत्र का मसौदा, ये मैंने आपको ऊपर समझाया था मसौदा कैसे लिखते हैं। सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? सबसे पहले स्थान का उल्लेख किया जाता है, किस स्थान से लिखा जा रहा है। 27वां नंबर प्रश्न देखिए। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप कैसा होता है? मान लीजिए आपकी परीक्षा में सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्या लिखेंगे? आवेदन पत्र लिखेंगे। आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप। परिपत्र नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो एक ऑर्डर होता है, कार्यालय आदेश भी ऑर्डर होता है। प्रार्थना पत्र ये भी आप नहीं लिखेंगे। प्रार्थना पत्र तो जब आप विभाग में कार्यरत रहेंगे, आपको किसी छुट्टी की आवश्यकता रहेगी तो आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। 28वां नंबर प्रश्न देखिए। कार्यालयी पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता? सीईटी की परीक्षा में पूछा गया 2023 के अंदर। पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता, ये कैसा ऑप्शन आया? घर का नाम पता तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता, उसके ऑफिस का नाम और पता जरूर लिखा जाता है, यही आंसर है। स्वनिर्देश, भवदीय, संदर्भ और महोदय, मान्यवर ये तो लिखे ही जाते हैं, लेकिन घर का नाम पता कभी नहीं लिखा जाता। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? अनुस्मारक है, अधिसूचना है, परिपत्र है, लेकिन ऊपर से रिपीट हुआ, ये भी सीईटी की परीक्षा में पूछा गया है। तो आवेदन पत्र एक पर्सनल लेटर है, ये सरकारी पत्र नहीं है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है, कितनी बार आ गया? चौथी बार आ गया। सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया, अनुस्मारक कहलाता है, याद रखना है आपको। 31वां नंबर प्रश्न देखिए। कौन सी कार्यालयी पत्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें चित्रांकन, अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। सामासिक अलंकारिक होने चाहिए, कोई कविता थोड़ी है, ये कोई काव्य थोड़ी है, तो इसलिए समास और अलंकारों की कोई जरूरत नहीं होती है। संक्षिप्तता, प्रभावोत्पादकता ये तो होना जरूरी है। कार्यालयी पत्र उद्देश्यपूर्ण और शिष्ट भाषा में, ये भी सही है, लेकिन अलंकारिक होना, सामासिक होना, अरे भाई ये कोई कविता थोड़ी है, सरकारी पत्र है। तो आंसर होगा, ये जो गलत पूछा था यही आंसर होगा हमारा। चलिए 32वां नंबर प्रश्न है। परिपत्र में से क्या नहीं होता? स्टेनोग्राफर की 2011 में पूछा गया। परिपत्र में संबोधन नहीं होता और परिपत्र में किसी उत्तर की अपेक्षा भी नहीं की जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि परिपत्र सिर्फ एक एज अ लाइक एन ऑर्डर, तो आप सभी डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों को सूचित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया जाता है। 33वां नंबर प्रश्न देखिए। नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना क्या कहलाती है? अधिसूचना। अधिसूचना हमेशा कहाँ प्रकाशित होती है? स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा है। अधिसूचना हमेशा भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती है, जिसमें नियम होते हैं, नियुक्ति होती है, अधिकार होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, सब होते हैं। 34वां नंबर प्रश्न देखिए। उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र कौन सा है? उत्तम पुरुष शैली के अंदर कौन सा लिखते हैं हम? अर्ध सरकारी पत्र। ये भी 5वीं बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 35वां नंबर स्टेनोग्राफर में पूछा गया। एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र, एक से अधिक
साथ में सारे पूरे डिपार्टमेंट को भेज दिया, परिपत्र कहलाता है। ठीक है। कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर क्या होता है? कार्यालय का नाम होता है। स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था, कार्यालय के पत्र में सबसे ऊपर कार्यालय का नाम होता है। ठीक है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? ये भी कितनी बार पूछ लिया। स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो ये अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है? राजपत्र या भारत के गजट में प्रकाशित होती है। 38वां नंबर प्रश्न देखिए, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण पत्र दिलाने के लिए कितनी बार हो गया? 5वीं बार रिपीट हो गया है। स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया, अनुस्मारक कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होती है? बिल्कुल औपचारिक भाषा होती है। स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था, कार्यालयी पत्रों की भाषा हमेशा औपचारिक होती है। 40 नंबर क्वेश्चन, पत्र जिसे लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेषिती। प्रेषिती का अर्थ क्या होता है? पाने वाला, या जिसे पत्र मिल रहा है उसे प्रेषिती कहते हैं। स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? क्या व्यक्तिगत होता है परिपत्र? बिल्कुल नहीं, वो तो पूरे डिपार्टमेंट को एक साथ, पारिवारिक भी नहीं होता, सामाजिक भी नहीं होता। ये कार्यालयी पत्र का प्रकार है। RSMMB LDC की परीक्षा में 18 में पूछा गया था। 42वां नंबर प्रश्न देखिए, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत ढूंढना है। ये असिस्टेंट जेलर 2013 में पूछा गया। इसमें पाने वाले को पद नाम से संबोधित किया जाता है, जो है पद नाम से थोड़ी ना किया जाता है। इसमें पद नाम से संबोधित नहीं किया जाता है। इसमें जो है पर्टिकुलर नाम से संबोधित किया जाता है, नाम लिखा जाता है, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस लिखा जाता है, क्योंकि आप एज ए फ्रेंड के रूप में किसी को अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। ये सरकारी पत्र नहीं है जो आप इसका पदनाम लिखेंगे। ठीक है। ऊपर संस्था कार्यालय का नाम स्थान होता है, बिल्कुल सही है। यथास्थान दिनांक क्रमांक होता है, ठीक है। बाईं और प्रेषक का पदनाम लिखा जाता है, ये भी सही है। हमें गलत पूछा था तो पदनाम नहीं लिखा जाता, आप अपना खुद का नाम लिख करके अपने मित्र को जो विभाग में कार्यरत है उससे जब कोई सूचना मांगते हैं तो वो अर्ध सरकारी पत्र होता है। 43वां नंबर प्रश्न देखिए, सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? तो सामान्यतः जो है महोदय का प्रयोग होता है। असिस्टेंट जेलर 2013 में पूछा था। ये भी कितनी बार पूछ लिया? 5-6 बार। विभिन्न घटकों में सरकारी पत्र कौन सा घटक नहीं है? नहीं है, आपको छांटना है। असिस्टेंट जेलर में पूछा गया। तो देखिए, संबोधन होता है, स्थान का नाम और दिनांक भी होता है, लेकिन अभिवादन, सरकारी पत्रों में कोई अभिवादन की आवश्यकता नहीं है। अभिवादन मान लीजिए आप अनौपचारिक पत्रों में लिखते हैं, सप्रेम नमस्ते, आदरणीय पिताजी, इस प्रकार से अभिवादन की कोई जरूरत नहीं है सरकारी पत्रों में। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? कितनी बार रिपीट हो गया? ये RSMMB जो है LDC की परीक्षा में पूछा गया। तो अधिसूचना जो है भारत के गजट में प्रकाशित होती है। 46वां नंबर प्रश्न, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? ऑब्वियसली सामाजिक नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, पारिवारिक नहीं है, कार्यालयी पत्र है। ऐसा का ऐसा प्रश्न ऊपर से रिपीट होकर के आया है। देख लीजिए, क्लर्क ग्रेड 2 में भी पूछा गया था। 6-7 बार प्रश्न आ गया है, रिपीट हो गया है। 47, कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? ये LDC की परीक्षा में पूछा गया, कार्यालय का स्थान लिखा जाता है। ऑब्वियसली सबसे पहले कार्यालय का स्थान ही तो लिखोगे। तो देखिए, कुछ क्रमिक बातें मैं बता देती हूँ। कार्यालय का नाम सबसे ऊपर, जिसमें आप पत्र भेज रहे हैं, जिसकी ओर से पत्र भेज रहे हैं, फिर पत्र क्रमांक, प्रेषक का नाम, प्रेषित का नाम, पद, इसके बाद में स्थल का नाम, विषय, संबोधन, पत्र का कलेवर, स्व संबोधन, हस्ताक्षर, संलग्न विवरण और प्रतिलिपि या प्रेषण, ये लिखना, ये क्रम से लिखा जाता है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। RSMMB LDC की परीक्षा में पूछा गया था। पत्र की याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? हम स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहते हैं। ये प्रश्न 6ठी बार रिपीट हुआ है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, व्यवसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का क्या कार्य करता है? ये जो है प्रोफेशनल, जो है ऑफिशियल लेटर क्या काम करता है? तो स्थायी प्रलेख का काम करता है। RSMMB LDC की परीक्षा में पूछा गया था। स्थायी प्रलेख किसे कहते हैं? वे, इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन होता है इसका, इसके अंदर फाइलिंग की जाती है, हर पत्र को सुरक्षित रखा जाता है। आजकल सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसे अपडेट किया जाता है और इसका संकलन करके रखा जाता है। और 50वां और अंतिम प्रश्न देखिए, टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई टिप्पणी लिखते हैं, उच्च स्तर के अधिकारी जब कोई टिप्पणी लिखते हैं तो वो टिप्पणी करके जो हस्ताक्षर है वो दाईं ओर अंकित करते हैं। ये भी LDC 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो इस प्रकार हमने कार्यालय पत्रों से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त की और उसके सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 PYQs भी सॉल्व किए। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।
वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो बहुत उपयोगी रहने वाले हैं आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो जय श्री कृष्णा, थैंक यू।